हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग का सेशन रहेगा दिल्ली में हो रहा जो प्रोटेस्ट। आप लोगों तक खबर पहुंच चुकी होगी, आप लोगों ने न्यूज चैनल और मीडिया के थ्रू आप लोग जान गए होंगे कि कल का आंदोलन कैसे उसको दबाया गया। संसद सत्र चालू हो गया है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या धारा 163 लगाई गई, उसका क्या प्रावधान है, इसके सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज उसका संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा मेंस मुख्य परीक्षा की तरफ आज का सेशन ज्यादा झुका होगा। और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि कल को अगर आंदोलन करना पड़ा हम लोगों को, आप लोगों को किसी भी चीजों को लेकर कि भारत देश में संवैधानिक अधिकार है, तो हम लोगों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, किस किस आर्टिकल्स हम लोगों को अधिकार प्राप्त है और क्या क्या करना चाहिए, और कहां पे गलतियां होती हैं कि बाद में वो आंदोलन दबा दिया जाता है। उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा आज व्यवहारिक ज्ञान के भी बारे में थोड़ा आज व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। ठीक है ना? आइए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग संवैधानिक और कानूनी अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग का आज क्या मुद्दा है, भारत में विरोध प्रदर्शन, मौलिक अधिकार या पुलिस की मर्जी, आर्टिकल 19 के बारे में भी चर्चा होगी। ठीक है, चलिए देखिए आपको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता दें। बैकग्राउंड आप लोग जान रहे होंगे, पर एक सेशन शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड क्लियर कर दें। भारत देश में नीट का पेपर लीक हुआ। ठीक है, उसके बाद एक ऑनलाइन कैंपेनिंग चली जिसमें सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक आपका इंस्टाग्राम पेज निकल के आया। उसमें युवाओं ने उसका समर्थन दिया और उसी के आधार पर दिल्ली में सीजेपी पार्टी के थ्रू एक छात्र आंदोलन चलाया गया। ठीक है, उस प्रोटेस्ट को कई जानी मानी हस्तियों ने समर्थन दिया, जिसमें से एक अपने सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। और सोनम वांगचुक जी ने भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। और कुछ दिन पहले आप लोग जान रहे हैं कि उनको जबरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ठीक है, जिसके चलते ये आंदोलन और आक्रोशित हो गया। और 20 जुलाई को यह निर्णय लिया गया था कि आंदोलनकर्ता संसद तक अपना मार्च करेंगे। ठीक है ना, जंतर मंतर से संसद जाएंगे मार्च करते हुए, यह निर्णय लिया गया। और जिसके लिए पुलिस से उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। देखिए अब 20 जुलाई क्यों चुना गया था, क्योंकि 20 जुलाई से भारत देश में मानसून सत्र शुरू हो रहा था। सांसद, प्रधानमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री उस समय मौजूद होंगे, इस वजह से अटेंशन पाने के लिए यह डेट रखी गई। यह पूरा बैकग्राउंड है, यह आप लोग जान रहे होंगे। अब हम लोग उसका कानूनी और संवैधानिक अधिकार जानने की कोशिश करेंगे कि जब संविधान हम लोगों को अधिकार देता है आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का, अगर हम लोग सशस्त्र बल के थ्रू हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसी अस्त्र नहीं है हम लोगों के पास, शांतिपूर्वक अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों उसको प्रोटेस्ट को दबाया गया? ठीक है ना, आइए इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, जो मुख्य परीक्षा के ज्यादा करीब है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन रेज होते हैं। ये देखिए संसद चलो मार्च हुआ था, ठीक है ना, और 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक का मार्च का प्रयास किया गया। पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, तो धारा 163 लग गई। धारा 163 किसकी है? बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस की धारा 163 एग्जाम में आ सकता है कि बीएनएस की धारा 163 कि बीएनएसएस की धारा 163। ठीक है ना, तो बीएनएसएस डबल एस, बीएनएसएस की धारा 163 लगी है, जिसको पहले हम लोग धारा 144 कहा करते थे। वही धारा 144 सीआरपीसी की धारा 144 अब बीएनएसएस की धारा 163 हो गई है। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। आइए फिर बैरिकेटिंग और लाठीचार्ज की गई, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 163 लगी थी, तो लाठीचार्ज होना था, क्योंकि पुलिस की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला था। तो लुटियंस दिल्ली में जो है मानसून सत्र की वजह से ये धार लगाई गई। और जंतर मंतर से संसद की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, 900 या 800 किलोमीटर मीटर है शायद, तो वो भी लुटियंस दिल्ली के क्षेत्र में आता है, तो वहां पर भी बीएनएस की धारा लगी थी। ठीक है, आइए ये पूरा उसका बैकग्राउंड है क्यों हुआ। देखिए अब हम लोग का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जब भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, तो फिर पुलिस की अनुमति लेना क्यों जरूरी है ना? पुलिस क्यों कह रही है कि हमसे अनुमति नहीं ली गई? क्यों भाई, जब हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है तो क्यों अनुमति है? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा अनुच्छेद मौलिक अधिकार का 19 है। ठीक है, हम लोगों ने संविधान में पढ़ा है, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 हम लोगों को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19(1) का एक क्लॉज जो है
ये हमको ये अनुमति देता है वाणी और अभिव्यक्ति की, ठीक है ना। और मीडिया भी आपका इसी आर्टिकल में आता है, ठीक है ना, ये प्रीलिम्स से पूछा जाता है। हम लोग को अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 19 के 1B से बिना हथियार शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार है। तो हम लोगों को संविधान के आर्टिकल 19(1)A 19(1)B से हम लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि हम लोग बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप कभी भी आप बैठ सकते हो, कुछ इसमें प्रशासन को भी इसमें कुछ अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19(2) के तहत, आर्टिकल 19(2) के तहत कहा गया है राज्य को इस पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, ठीक है ना, अधिकार दिया गया है। और इसमें संविधान में संतुलन बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप आंदोलन करने बैठे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है आपको, तो आप अनुमति इसलिए ली जाती है ताकि प्रशासन चेक करता है जिस दिन आप आंदोलन करोगे उस दिन कोई मीटिंग तो नहीं हो रही है, बाहरी देश के राजनेता तो नहीं आ रहे हैं, कोई संसद सत्र तो नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है ना, कोई महान हस्ती की कोई उसमें कहीं कहीं उनका आगमन तो नहीं हो रहा है, कोई त्योहार व्योहार तो नहीं है, आप तो आंदोलन करने बैठ गए, ठीक है ना। फिर आंदोलन से क्या होता है कि ट्रैफिक जाम लगता है ना, डाइवर्ट करना पड़ता है, सार्वजनिक सुरक्षा की दिक्कतें पैदा होती हैं। तो वो सब प्रशासन देखकर फिर आपको अनुमति देता है। अगर उसको दिख गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खिलाफ है, इसमें कुछ देशद्रोही नारे लग सकते हैं, तो वो आपको 19(2) ये देखिए आर्टिकल 19(2) का उपयोग करके उस आंदोलन को करने से मना कर सकता है, उस प्रोटेस्ट को, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं 19(2) 19(1) के थ्रू हम लोग को अधिकार प्राप्त है, 19(2) से प्रशासन को अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सब आर्टिकल पूछ सकते हैं। और संविधान में संतुलन बनाएंगे, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम लोग के नागरिक का अधिकार 19(1) से, ठीक है, लेकिन 19(2) से सार्वजनिक व्यवस्था देखनी पड़ती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाने में। देखिए जो सरकार होगी उसको सब कुछ देखना है, उसको पूरे सार्वजनिक चीजें देखनी है, उसको ट्रैफिक देखनी है, उसको लोक प्रशासन देखना है, उसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, दंगा ना हो, राष्ट्र विरोधी नारे ना लगे, उसको ये सब देखना है। और जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको अपनी डिमांड की बात होती है, ठीक है ना, तो उसमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो यही होता है संविधान का संतुलन। 19(1) 19(2) से संतुलन बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन तभी संभव है जब सार्वजनिक व्यवस्था भंग ना हो। आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट तभी कर सकते हैं जब उसमें सार्वजनिक रूप से किसी को नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये है दिल्ली। अब देखिए, अब इस स्लाइड में क्या है कि दिल्ली हम लोगों को पता है एक यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण यहां की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंडर में है। और वैसे अगर संविधान की अनुसूची देखा जाए तो उसमें शक्तियों के पृथक्करण में लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली यूटी है तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दोनों केंद्र सरकार के अंडर में है, जो होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। इस वजह से दिल्ली में अगर कोई आंदोलन या कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको क्रैकडाउन करने के लिए सीधे केंद्र सरकार उसमें सामने आती है, ठीक है ना। राज्य सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। ये आपको पता है और पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अब देखिए पुलिस की अनुमति क्यों आवश्यक है, ठीक है। पुलिस की अनुमति अगर चाहिए आपको तो क्या क्या लगना चाहिए, ये स्लाइड मैंने इसलिए जोड़ी है ताकि कल को अगर आंदोलन करना हो हम लोगों को तो हम लोगों को पता हो, आप लोगों को पता हो कि क्या क्या अनुमति में क्या क्या लगता है, क्या क्या पुलिस मांगती है, एनओसी किन किन चीजों की चाहिए हम लोगों को। सबसे पहली चीज देखिए, आयोजक का नाम और पता और संपर्क। जैसे कि जो आप आंदोलन कर रहे हो उसमें कोई तो एक लीडर होगा ना, एक नेता होगा, वो आके बात करेगा। पता चला भीड़ इकट्ठा है, कोई नेता है नहीं, अगर प्रशासन बात करना चाहे तो किससे बात करेगी? तो आप जो फॉर्म जमा करोगे जिसमें आप लिखोगे उसमें आयोजक का नाम होना चाहिए, उसका संपर्क सूत्र होना चाहिए, यानी कि फोन नंबर होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, रहने वाला कहाँ का, उसका आधार नंबर क्या है, ठीक है ना, वो सब, ताकि कल को कोई दिक्कत हो, कुछ बात हो तो इसको पकड़ा जाए, नेता को पकड़ा जाए, भैया आप कहे थे इधर आओ, पहले बात करो, बैठो यहाँ पे, ये होना चाहिए। दूसरा, प्रदर्शन का कारण और कितने समय के लिए आप कर रहे हैं। जैसे कि ये नीट का मुद्दा है तो नीट के मुद्दे पर आप बताइए कि नीट के मुद्दे पर हम आंदोलन कर रहे हैं, इसके अलावा हम इसमें कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। और कितने दिन के लिए चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 15, 20 दिन, 25 दिन, वो आप दे सकते हो, ठीक है ना। एनओसी में क्या क्या लगता है देखिए,
और अनुमति भीड़ की संख्या आप एक अप्रॉक्स बताइए कि इसमें कम से कम 500,000 लोग इकट्ठा होने की संभावनाएं हैं, तो उसी हिसाब से आपको जगह दी जाएगी। पता चला कि आपने अनुमति आपने लगाई है 100 लोगों की और आपको दे दिए छोटा सा मैदान, आंदोलन करिए यहाँ पे भाई 100 लोग आ जाएंगे, आप 1000 की भीड़ आ गई, मैदान छोटा पड़ गया, दिक्कतें आ गई, है ना। तो वो सिर्फ पहले से बता देना चाहिए कि अप्रॉक्स इतने से लेके इतने तक, मिनिमम मैक्सिमम, उसी हिसाब से आपको जगह अलॉट की जाएगी, ठीक है ना। और देखिए रैली का पूरा रूट, अगर आपकी रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, यही हुआ अभी संसद वाले में, आप जंतर मंतर से संसद जो मार्च निकालना था 900 या फिर 1 किलोमीटर तक की दूरी है, आपने उनको रूट बताया, उन्होंने देखा कि भाई 20 तारीख को आप निकालोगे, संसद में तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सांसद आएंगे, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, तो वो रूट अच्छा नहीं है, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो यही है, रैली का पूरा रूट बताना होता है, ठीक है ना। और लाउड स्पीकर कितना आप लगा रहे हो, टेंट वेंट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना, ये भी बताना पड़ता है। पता लगा आपने लाउड स्पीकर के लिए आपने कहा नहीं, हमने आपका रैली उस जगह से अलाउ कर दी कि जहां पे थोड़ी धार्मिक चीजें हो रही हैं, है ना, शांति प्रिय कोई चीज जगह है, आप लाउड स्पीकर बजा दिए, वहां पे दिक्कतें हो गया, विद्यालय है, ठीक है ना, वृद्धाश्रम है, तो वहां से आप लाउड स्पीकर नहीं ले जा सकते, ये सब आपको बताना होता है, ठीक है ना। और टेंट वेंट कहाँ लगा रहे हो आप, ये सब बताना पड़ता है। और एक और चीज जो इसमें नहीं लगी है, अगर आपके प्रोटेस्ट में महिलाएं हैं तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप महिलाओं के लिए प्रसाधन के लिए आपने व्यवस्था की है कि नहीं की है, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर है तो कितने आपने टॉयलेट की व्यवस्था की है, ये भी सब बताना पड़ता है। महिलाओं के लिए अलग उसमें ध्यान होता है, ठीक है ना, ये सब होता है, ये सब आप जाने रह रही है, तभी आपको एनओसी मिलेगा। जब आपको एनओसी मिल जाएगा तो आप प्रोटेस्ट करिए, तब आपको कोई नहीं उठा सकता, ठीक है ना। ये एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आप बताते हैं कि इसमें जो और गलती कहां होती है, जैसे जैसे आगे चलेंगे ना और आपको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। आइए देखिए, और पुलिस ये अनुमति कब मना कर सकती है। देखिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर अगर खतरा आ जाए, अगर उसको लग रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है इससे देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है, ठीक है ना, देश विरोधी नारे लग सकते हैं, तो पुलिस कहेगी नहीं भैया हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। ओके, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का मुद्दा, अब धर्म विरोधी आंदोलन नहीं लगा सकते आप, किसी एक जाति किसी एक समुदाय को आप अटैक नहीं कर सकते आंदोलन में, अगर आपका कुछ मुद्दा ऐसा है तो उसके लिए आपको मनाही हो सकती है, राज्य की सुरक्षा के लिए मनाही हो सकती है, किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए आपको हो सकती है, ठीक है ना। देखिए आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, जब 1976 में जब लगी थी इमरजेंसी, उस समय जेपी जी ने आंदोलन एक रैली में कहा था पुलिस को, देश की पुलिसों को उन्होंने आह्वान किया था कि पुलिस आप लोग क्यों प्रशासन के साथ हैं, आप लोग भी तो इस देश की जनता हैं, आप लोग विरोध कर दीजिए। तो तुरंत इंदिरा गांधी के कान खड़े हो गए, उन्होंने कहा जेपी राज्य के खिलाफ अपराध को उकसाने की बात कर रहे हैं, एक सशस्त्र विद्रोह का बहाना बनाकर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उस बयान पर, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसा कुछ करेंगे प्रशासन सीधे आपको मना कर सकता है। ओके, विदेशी रास्तों से मैत्री का असर, आप किसी देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते, है ना, आप इजराइल के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, आप पैलेस्टाइन के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, अगर क्योंकि संबंध बिगड़ने की बात होती है, आप लगाइए, आपका अपना व्यक्तित्व, आपका अपना व्यक्तिगत वो सोच है, लेकिन देश की विदेश नीति अगर उससे प्रभावित हो रही है, अमेरिका खिलाफ नहीं लगा सकते, ईरान के खिलाफ नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें अपनी विदेश नीति प्रभावित होती है, तो वो चीज करने के लिए आपको मनाही की जा सकती है, ठीक है ना। और न्यायालय का अवमानना और मानहानि, आप न्यायालय के खिलाफ आप नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यायालय के खिलाफ नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यायालय को ये संवैधानिक रूप से छूट प्राप्त है, ठीक है ना। इस वजह से ये चीजें हैं जिसकी वजह से पुलिस आपकी अनुमति को मना कर सकती है। और देखिए, अनुमति रद्द करने का कानूनी अधिकार क्या है, कुछ तो कानून होगा ना, जो पुलिस अपने मनमानी तो कर नहीं सकती, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर चीज का लिखित साक्ष्य होता है, तो वो बीएनएसएस की धारा 163 का उपयोग करती है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी। आइए आपको पहले हम आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस के बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ दे देते हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसे चलते हैं, याद आ गया तो बता देते, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है, कथन और कारण में भी आ सकता है, कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है, मौलाना में आ सकता है। देखिए, लॉर्ड मैकाले, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, लॉर्ड मैकाले पहला गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर था, जिसको लॉ मेंबर बनाया गया था 1833 में। 1833 से उसको काम दिया गया था कि भारत देश में एक आप कानून बनाइए, तो वो 1833 से कमेटी में था,
तब जाके वो 1860 तक, 1860 में जाके उसने क्या बनाया, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अब तक आप लोग पढ़ते होंगे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। फिर उसी के 1861 में उसने बना दिया सीआरपीसी, ठीक है ना, सीआरपीसी बना दिया। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है। आईपीसी हमको बताता है कि क्या करना है, क्या करना है, ठीक है ना, और सीआरपीसी क्या बताता है, कैसे करना है, कैसे करना है। अब जैसे कि कहीं पे कोई आपराधिक घटना, किसी की हत्या हो गई, तो पुलिस क्या करेगी, उठाएगी आईपीसी। हत्या पे क्या करना है, हत्या पे क्या करना है, हत्या पे इनको ऐसे वाला सजा देनी है, इनको आजीवन कारावास की सजा देने वाला इनको धारा लगानी है, ये क्या बता दिया। अब आजीवन कारावास की जो सजा होगी वो कैसी होगी, 15 साल की होगी, 20 साल की होगी, कि उनकी उम्र देखी जाएगी, उसका प्रोसेस कैसे होगा, वो सीआरपीसी के थ्रू है, ठीक है ना। आप पूछे आईपीसी मतलब क्या, क्या लगाओगे भाई, कौन सा दंड दोगे तुम, और सीआरपीसी ये दंड तुम कैसे दोगे, आपकी प्रकृति कैसे होगी, ये सीआरपीसी बताती है, ठीक है ना। क्या और कैसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें आईपीसी सीआरपीसी में, ठीक है। अब इसी आईपीसी को अब क्या कर दिया गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी इज इक्वल टू बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसको 2023 में बनाया गया था, जिसको 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया। और सीआरपीसी क्या बन गया, सीआरपीसी बन गया बीएनएसएस, ठीक है ना, ये भी 2023 में बन गया, और इसको भी एक साथ 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब से आपका कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। देखिए वही चीजें बोल रहा हूं, क्यों कि क्या और क्या कैसे पूछिएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा सीआरपीसी और आईपीसी में। देखिए पहले सीआरपीसी की धारा 144 होते नहीं थे, धारा 144 लग गई है, डीएम साहब लगा दिए धारा 144, भैया अब क्या किया जाए, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू जिसको कहते हो कर्फ्यू, अगर देहाती भाषा में बोलते हैं कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू, तो कर्फ्यू वो 144 ही है, वो आपकी आईपीसी नहीं रहती थी, वो आपकी सीआरपीसी की रहती थी, यानी कि कैसे, वही आपकी बीएनएसएस की धारा 163 है। ये लॉ के क्वेश्चंस में तो कॉमन क्वेश्चन है, लॉ के स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन पीसीएस और आईएएस के क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय हॉट टॉपिक है, ठीक है। 144 से बीएनएस 63, तो 163 के तहत पुलिस प्रशासन ये अनुमति रद्द कर सकती, कह सकती है कि भाई बीएनएस की धारा 163 लगी है, आप क्यों कर रहे हो आंदोलन, हम आपके आंदोलन को रद्द करते हैं। वही हुआ आज दिल्ली में, पुलिस मना कर रही है, आंदोलन चले आ रहे हैं, बैरिकेडिंग टूटी, उसी में आंसू गैस छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, वही हुआ आज। तो हम लोगों को उसका संवैधानिक और कानूनी अधिकार मानना है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, तो फ्यूचर ऑफिसर्स का माइंडसेट प्रशासन की तरह होना चाहिए। प्रशासनिक ऑफिसर्स कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसको न्यूट्रल होना है, उसको संविधान और कानून का पालन करना है, ना कि गवर्नमेंट का, ना ही आंदोलनकर्ताओं का, उनको कानून का पालन करना है, ठीक है ना। इसलिए आपको कानून की तरफ क्लियर होना चाहिए आपको, इसलिए ये सेशन में लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए प्रभाव क्या है, इसके लागू होते ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है। अगर कहीं पे धारा 163 लगी है बीएनएसएस की, तो आप अधिकतम 5 लोग ही रह सकते हैं, जैसे 6 हुए आपको पुलिस पकड़ के नजरबंद कर देगी, या फिर आपको लाठीचार्ज मार घर जाओ, अपने यहाँ नहीं इकट्ठा होना है। ये होता है बीएनएसएस, ठीक है ना। आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। जो रूट फिक्स है उसी रूट पे आप जा सकते हो, दूसरे रूट में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि संवेदनशीलता की उस समय संवेदनशील होता है वो एरिया, इस वजह से, ठीक है। आइए, क्या चालू प्रदर्शन को रोका जा सकता है, हाँ। जैसे कि अगर ये सब जानते रहिए, कल को अगर प्रदर्शन करना पड़ गया, ऐसे मत सोचिए, होना पड़ता है, हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, करना पड़ता है आंदोलन किसी पेपर्स के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है ना। तो जानते रहिए, अगर प्रदर्शन की अनुमति हमको मिल भी गई, हमको एनओसी मिल गई, आपको एनओसी मैंने पढ़ाया, आपको एनओसी मिल गई, सब कुछ सही है, क्या उसके बाद भी प्रदर्शन को बंद किया जा सकता है, तो हाँ। क्यों, क्योंककि तत्काल रूप से कोई भी दिक्कतें आ सकती है, इस वजह से, ठीक है ना। यदि पुलिस को लगता है कि स्थिति बिगड़ रही है, तो बीएनएसएस की धारा 163 लगाकर पहले से दी गई अनुमति को भी वापस लिया जा सकता है, समझ रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है। तो आप बहस मत करिएगा, अगर आंदोलन चल रहा है तो मुझे आपने अनुमति दी थी, आप कैसे कर सकते हैं, धारा 163 लगा के पुलिस लगा सकती है, उसका वो अधिकार है, ठीक है ना। ये चीज मैं कह रहा हूं, आपको एक कानूनी चीज बता रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ ये। अब देखिए, अब आपको, हाँ, अब धारा 163 के बारे में थोड़ी एक चर्चा कर लेते हैं हम लोग, आइए।
देखिए वही जिसको पहले धारा 44 बोलते थे अब उसको 63 बोलते हैं 2023 बीएनएसएस के द्वारा, ठीक है ना। देखिए अब हाँ, अब ये आदेश 163 जारी कौन करता है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 163 लग गया तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एनओसी कैसे बनता है। अब इसे जारी कौन करता है, उसे 3 लोग जारी कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप दम हॉट टॉपिक समझिए। दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उससे भी जोड़ के देखिए। 3 लोग कौन, एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, एक आपका एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कर सकता है, और एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको राज्य सरकार ने स्पेशली उसी के लिए आपको उसको जब वो अपॉइंट किया है वो कर सकता है। ये 3 लोग कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। इन्हीं तीनों के पास आप जाइए, आपको एनओसी देंगे। और सबसे बड़ी चीज यहां पे जहां पे गलती होती है लोगों से, देखिए लिखित आदेश सॉरी, यहीं पे अधिकतर लोग खेल कर जाते हैं। लिखित आदेश, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, अब से सबको आज जो ये सेशन देख रहा है उसको जानकारी हो जाएगी, अगर ना पता हो आप लोगों को तो। जिन लोगों को नहीं पता है जाते हैं एनओसी के लिए बात करते हैं, फॉर्म जमा करते हैं, लिखित आदेश की जगह कह देते हैं ठीक है आपको हम दे रहे हैं छूट, आप जाके आंदोलन करिए। तो सोचते हैं कि डीएम साहब ने हाँ कर दिया, चलो आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के बाद जब पूछा जाता है कि भाई आपको अनुमति मिली है, आप बहुत बयान सुने होंगे कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग कह रहे हैं कि हाँ हमको अनुमति मिली थी, डीएम साहब ने दी थी अनुमति, प्रशासन झूठ बोल रहा है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी। बयान सुने क्या होता है, वो लिखित और मौखिक का होता है। डीएम साहब मौखिक तो कह दिए। देखिए कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करे, क्योंकि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ ही है। तो सिटिंग गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि आप प्रोटेस्ट करें, वो पहले वो रास्ता निकालेगी कि वो प्रोटेस्ट ना हो, ठीक है ना। फिर वो लूप होल निकालेगी, ऊपर से आदेश आएगा, कुछ भी होगा कि भैया आप मौखिक आदेश दीजिए, उन लोगों को बहलाइए फुसलाइए, ताकि बाद में हम लोग के पास अगर न्यायालय में मुद्दा जाए तो कोई प्रूफ ना हो कि देखिए हमने प्रूफ दिया था, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लिखित आदेश की जगह मौखिक आदेश देते हैं, लोग सोचते हैं कि आदेश मिल गया, आंदोलन करते हैं। फिर जब बयान आता है कि भाई प्रशासन ने तो मुझे हाँ की थी, तो प्रशासन कहता है भाई मैंने तो कुछ लिखित दिया ही नहीं था। मेन होता है लिखित, जब तक लिखित आदेश ना आ जाए आपको आंदोलन शुरू नहीं करना है। लिखित आदेश बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, ये चीज जाने रही है। और धारा 163 होने के 4 प्रमुख परिस्थितियां। धारा 163 कब कब लग सकती है, नॉर्मल सी बात है, कभी किसी को बाधा या चोट से बचाना, वैध कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ भी लागू हो सकती है, ठीक है ना। मानवीय जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर खतरा अगर दिख रहा है तब लागू हो सकता है। दंगे की स्थिति आ गई है तब हो सकता है। सार्वजनिक शांति व्यवस्था अगर भंग हो रही है तब लग सकता है। इन चारों के आधार पर धारा 163 लग सकती है, ठीक है ना। और देखिए आदेश का दायरा किन किन पर ये लग सकता है, जैसे होता नहीं फला इंसान हाउस अरेस्ट हो गया, जब कश्मीर से धारा 370 लग रही थी तो वहां पे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट जो होता है वो धारा 163 ही होती है, ठीक है ना, कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो किसी पर्सनल एक व्यक्ति के खिलाफ भी लग सकती। देखिए ये कथन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या धारा 163 किसी समुदाय या किसी क्षेत्र में ही लग सकता है? जी नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ भी लग सकता है। अगर वो व्यक्ति वाकई महान हस्ती है, उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, तो स्पेशली इसी को धारा 163 लगा के नजरबंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और किसी स्थानीय निवासियों के किसी एक समुदाय के खिलाफ भी लग सकता है, और आम जनता को, जैसे 20 जुलाई वाला जो है ना वो आपका आम जनता के खिलाफ लगा है, ठीक है ना, ये आप जानते रहिए। और ये एक तरफा आदेश भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार लिखित ही आए। वो कब होता है, जब आपके पास जैसे कि एकाएक कोई भूकंप आ गया, एकाएक कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, एकाएक समझ लीजिए बरसात का समय चल रहा है, सड़क धंस गई, तब उसमें डीएम साहब क्या करेंगे, भाई पहले एक निकालो, जल्दी से कोई अधिसूचना निकालो, सर्कुलर जारी करो, समय निकल जाएगा। सीधे धारा 163 लगाए, सीधे पुलिस प्रशासन पहुंची, वहां बैरिकेटिंग लगाई, नहीं भाई आप इस एरिया में आप नहीं जा सकते, आगे दिक्कत है, आगे कर्फ्यू लग गया, सड़क धंस गई है, आगे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। तो उसके बाद फिर अगले दिन पेपर में छपता है अधिसूचना, ठीक है ना, कि डीएम साहब का आदेश है, फला सड़क पे फला जगह पे 163 लग गई है, उसकी बीएनएसएस की, ठीक है, धारा 163। तो ये होता है। अगर वास्तविक आपातकाल, अगर पूर्व नोटिस देने का समय ना हो, तब मजिस्ट्रेट बिना नोटिस के एक तरफा आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस क्या है, आपको नोटिस देना अनिवार्य है अगर आपके पास समय है, ठीक है ना। अगर आप प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको नोटिस दे उनको लिखित में देना ही पड़ेगा। उसमें ये नहीं कह सकते कि जाइए आप आंदोलन करिए
आपातकाल में करिए, हम बाद में लिखित देंगे, ये कभी नहीं मानना है, हमेशा लिखित ही करना है, ठीक है ना। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उस समय भाई जाहिर सी बात है जल्दी से पहले कर्फ्यू लगाओ, उसके बाद आप आदेश निकालो। लाल फीता सही वाला काम बाद में करना, पहले आप आदेश निकाल के कर्फ्यू लगाइए, ठीक है। अब देखिए आदेश, इसकी समय सीमा क्या होती है, 163 की समय सीमा क्या होती है। जब डीएम साहब 163 लगाएंगे उसकी मैक्सिमम समय होता है 2 महीना, ठीक है ना। अगर डीएम साहब एसडीएम साहब अगर कोई आदेश निकाल रहे हैं धारा 163 बीएनएसएस की, वो 2 महीने तक ही दे सकते हैं। फिर अगर उसकी मांग और लंबी है तो राज्य सरकार, डीएम नहीं, फिर राज्य सरकार अलाउ करेगी 6 महीने के लिए। ये सब याद रखिएगा, आईएएस में आ सकता है, पीसीएस में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं आजकल पेपर्स में, ठीक है ना। डीएम साहब अगर एसडीएम साहब निकालेंगे तो 2 महीने के लिए, उसके बाद अगर जरूरत महसूस हो रही है तो राज्य सरकार उस पर कहेगी कि इसको 6 महीने के लिए बढ़ाइए, ठीक है ना। फिर वहां से डीएम साहब के हाथ से ऊपर ऊपर चली जाएगी मैटर सचिव लोग के पास। फिर टोटल कुल मिला के 8 महीने तक किसी भी स्थिति में कुल अधिकतम अवधि होती है इसकी, ठीक है ना। 6 इनका 2 इनका, ये सब याद किए रहिएगा, समझे रहिएगा। आइए आगे। अब नागरिक अधिकार और शिकायत निवारण तंत्र, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्वतः सुमोटो, जैसे कि अगर 163 लग गया, अब 163 के तहत क्या होगा कि किसी को अगर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, धारा 163 लगी हुई है, आप जा रहे हैं, आपको पकड़ के पीट दिया गया, कस के आपको कूट दिया गया, तो उसमें भी आपको अधिकार दिया है कि आप जाइए, पीड़ित व्यक्ति आदेश रद्द बदलने के लिए आवेदन कर सकता है स्वयं या वकील के माध्यम से, ठीक है ना। आपको यह भी अधिकार है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से 163 लगाया गया है, आप पहुंच जाइए कोर्ट, जाके आदेश को आप रद्द करवाइए, उसको बदलवाइए और कहिए कि यहाँ पे ये नहीं जरूरी है, ठीक है ना। ये भी अधिकार आपको मिला है, एक तरफा प्रशासन को अधिकार नहीं है, आपको भी कानूनी अधिकार मिला है, ठीक है ना। और अधिकारी अपनी इच्छा से कभी भी आदेश वापस भी ले सकता है। डीएम साहब चाहेंगे कि ये भैया हो गया आदेश, यहाँ पे अब सब कुछ मामला सही है, आदेश अपना स्वतः वापस ले लीजिए, यह भी हो सकता है। और आप या कोई भी समुदाय जाकर कोर्ट में इसको बदलवा सकता है, ठीक है ना, कानूनी अधिकारी प्राप्त है। और देखिए वही बीएनएसएस और बीएनएसएस में क्या अंतर है, वही मैंने बताया कि क्या और कैसे का अंतर है, ठीक है, यही है, ठीक है ना। इनको जेल होगी, कैसी होगी, 15 साल की जेल होगी। इनको मृत्युदंड होगा, कैसी होगी, फांसी वाली होगी। समझ रहे हैं ना अंतर, यही अंतर है। नया दृष्टिकोण, पहली बार विस्तार से परिभाषा दी गई है किसकी, नया दृष्टिकोण, दंड की परिभाषा इसमें दी गई है। हाँ, आईपीसी में, आईपीसी कब बना था, 1860 में। उस समय आतंकवाद जैसी घटनाएं ज्यादा प्रचार में नहीं थी लोगों के दिमाग में, तो उसमें परिभाषा थी नहीं। अब है तो उसमें पहली बार आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। लिंचिंग और हिट एंड रन को अच्छी से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। तो कुछ बदलाव किए गए हैं आज की वर्तमान की मांग के अनुसार बीएनएस में। बीएनएसएस में प्रक्रिया का आधुनिकता किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई है, कॉल डिटेलिंग्स निकालने की बात की गई है, ठीक है ना। इन सब चीजों की बात की गई, नई नई टेक्नोलॉजी से जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहे हैं उसको बीएनएसएस में जोड़ने की बात की गई है, ठीक है ना। एफआईआर को आपको ऑनलाइन दर्ज करने को भी इसमें अलाउ किया गया है, ठीक है। 1973 में ये सब नहीं था, उस समय उतना ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, तो भाई कहां से जोड़ देते वो, अब है तो अब उसको में एफआईआर को ऑनलाइन को भी अब प्रावधान बना दिया गया, ठीक है ना। अदालत की कार्रवाई को वीडियो से मुकदमों को शीघ्र निपटाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो ये सब कुछ अंतर है, जाने रहिए। मेन अंतर क्या है, बीएनएस क्या होता है, बीएनएसएस, दोनों में क्या अंतर है ये इंपॉर्टेंट है, आप जान गए हैं, ठीक है ना। आइए निष्कर्ष क्या है इस पूरे लेक्चर का, मेरे निष्कर्ष बस ये है कि हम लोगों को, आप लोगों को ज्ञान हो संवैधानिक इसका क्या आधार है, कानूनी आधार क्या है। कल को अगर हम लोग ऐसी स्थिति में फंसे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगों को एनओसी लेना है तो एनओसी लेने का क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या लग सकता है, जारी कौन कर सकता है, डीएम एसडीएम, और राज्य सरकार ने अगर किसी को अपॉइंट किया तो उससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप जाने रहिए, ये है। और दिल्ली में जो राइट हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि आप लोग ऑफिसर्स हैं, आगे चल के ऑफिसर बनेंगे, ठीक है ना, आपको सरकार का भाग बनना है, तो आप जाने रहिए कानूनी और संवैधानिक अधिकार क्या है, ठीक है ना। इसकी क्या है निष्कर्ष, लोकतंत्र की परिपक्वता, अधिकार और प्रतिबंध दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र की जान है, लेकिन राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप हम लोग को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है जनता को, लेकिन जब तक उसमें सार्वजनिक हित उसमें प्रभावित ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी उसी के हिस्से हैं। आज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कल को कोई और करेगा तो हम लोग प्रभावित होंगे, तो वो सब
देखना पड़ता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है आप लोग समझ गए बीएनएसएस क्या है, धारा 163 क्या है, इसमें से आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है और एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर करिएगा वीडियोस, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग बताइएगा जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप लोगों का क्या विचार है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, मेरा बस काम है कि आपको शिक्षित रखना, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, जीएस वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज आयुष उपाध्याय, शाइनिंग ऑफ।